नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान। इससे पहले की वीडियोस में हमने कक्षा 7 के सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया था और आज हम इसका लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। ये परिशिष्ट महात्मा गांधी पे दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर कक्षा 7 का महात्मा गांधी। सबसे पहले महात्मा गांधी जी की कोटेशन दी गई है, उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो चाहते हैं कि हमारी दुनिया कैसी हो, तो सबसे पहले बदलाव हमें अपने से ही शुरू करना होगा। सही कहा है कि शुरुआत पहले अपने से ही होती है, बाद में हम दूसरों को उसके लिए कहते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपने जन्म से लेकर 1920-21 तक की घटनाओं के बारे में लिखा है। पोरबंदर की शुरुआती दिन, स्कूली जीवन का लड़कपन और 13 साल की उम्र में ही शादी हो जाने की घटनाओं का उन पर प्रभाव से इस महान व्यक्तित्व को करीब से समझा जा सकता है। साथ ही उस समय के देश के वातावरण और सामाजिक जीवन की झलक दिखाई देती है। गांधी जी ने अपनी पत्नी को बताकर ब्रह्मचर्य का व्रत भी लिया था। राजनीति में उनके द्वारा किए गए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सफल प्रयोगों की जानकारी हमें मिलती है। यहाँ हम गांधी जी के एक प्रयोग का उनके शब्दों में ही अध्ययन करेंगे। तो ये भूमिका दी गई है। तो चलिए अब इसके बाद हम जानेंगे। अब हम जानेंगे साथी के बारे में। ब्रज किशोर बाबू और राजेंद्र बाबू की तो एक अद्वितीय जोड़ी थी। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे इतना पंगु बना दिया था कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं रह सकता था। ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं जो उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से लिए गए हैं। उनके शिष्य कहिए अथवा साथी शंभू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणी बाबू और रामनवमी बाबू, ये वकील लगभग निरंतर मेरे साथ रहे थे। विंध्या बाबू भी समय समय पर साथ रहते थे। यह तो बिहारियों का संग हुआ। उनका मुख्य काम था लोगों के बयान लेना। तो यहाँ पे उन्होंने अपने कुछ मित्र और वकीलों के बारे में बताया है। अध्यापक कृपलानी इसमें सम्मिलित हुए बिना कैसे रह सकते थे। स्वयं सिंधी होते हुए वे बिहारी से भी बढ़कर बिहारी थे। मैंने ऐसे सेवक कम देखे थे जिनमें वे जिस प्रांत में जाएं उनमें पूरी तरह घुल मिल जाने की शक्ति हो और जो किसी को ये मालूम ना होने दे कि वो दूसरे प्रांत के हैं। इनमें कृपलानी एक है। तो उन्होंने कृपलानी जी की यहाँ विशेषता बताई है कि वो सबसे कितने जल्दी घुल मिल जाते थे। उनका मुख्य काम द्वारपाल का था। दर्शन करने वालों से मुझे बचा लेने में उन्होंने इस समय अपने जीवन की सार्थकता समझ ली थी। किसी को वे विनोद करके मेरे पास आने से रोकते थे, तो किसी को अहिंसक धमकी से। रात होने पर अध्यापक का धंधा शुरू करते और सब साथियों को हंसाते थे, और कोई डरपोक पहुंच जाए तो उसे हिम्मत बांधते थे। तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे कृपलानी जी की कई विशेषताओं के बारे में बताया है कि वो सिंधी थे, जो कहीं भी जाते थे, कोई नई जगह पे भी, तो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो उनके साथी नहीं हैं, उनके प्रांत के नहीं हैं। वो महात्मा गांधी जी से मिलने आने वाले कई लोगों से उनको बचाते थे, ताकि महात्मा गांधी जी अपना कार्य ठीक से कर सकें। और शाम को वो उनको एक शिक्षा भी देते थे, अध्यापक भी बन जाते थे और बहुत हंसाते भी थे। तो एक तरीके से उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में महात्मा गांधी जी ने यहाँ बताया है। मौलाना मजहरुल हक ने मेरे सहायक के रूप में हक दर्जा करा रखा था और वे महीनों में 1-2 बार दर्शन दे जाते थे। उस समय के उनके ठाट बाट और दबदबे में और आज की उनकी सादगी में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे बीच आकर वे हमसे हृदय की एकता साध जाते थे, पर अपनी साहबी के कारण बाहर के आदमी को वे हमसे अलग जैसे जान पड़ते थे। तो यहाँ मौलाना
मजहरुल हक जी के बारे में महात्मा गांधी ने बताया है। जैसे जैसे मुझे अनुभव प्राप्त होता गया वैसे वैसे देखा कि चंपारण में ठीक से काम करना हो तो गांव में शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए। लोगों का अज्ञान दयनीय था, मतलब वहाँ पे पढ़े लिखे बिल्कुल भी लोग नहीं थे। ये उस समय की बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी, जब सबसे पहले जिस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था चंपारण में, वो था बिहार का नील आंदोलन। गांव के बच्चे मारे मारे फिरते थे और माता पिता 2 या 3 पैसे की आमदनी के लिए उनसे सारे दिन नील के खेतों में मजदूरी करवाते थे। उन दिनों वहां पुरुषों की मजदूरी 10 पैसे से अधिक नहीं थी, स्त्रियों की 6 पैसे और बालक की 3 पैसे थी। 4 आने की मजदूरी पाने वाला किसान भाग्यशाली समझा जाता था। मतलब यहाँ पे दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है कि चंपारण में लोग दिन भर मजदूरी करके 4 आने को बहुत ज़्यादा समझते थे और वो इसे अपना भाग्य समझते थे। साथियों से सलाह करके पहले तो 6 गाँव में बालकों के लिए पाठशालाएं खोलने का निश्चय किया। शर्त यह थी कि उन गांव के मुखिया मकान और शिक्षक का भोजन व्यय दें, उसके दूसरे खर्चे का की व्यवस्था हम करें। यहाँ के गांव में पैसे की विपुलता नहीं थी पर अनाज वगैरह देने की शक्ति लोगों में थी, इसीलिए लोग कच्चा अनाज देने को तैयार हो गए थे। तो यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में भी अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी जी ने बताया है। महान प्रश्न यह था कि शिक्षक कहाँ से लाए जाएं। बिहार में थोड़ा वेतन लेने वाले अथवा कुछ ना लेने वाले अच्छे शिक्षक का मिलना कठिन था। मेरी कल्पना यह थी कि साधारण शिक्षक के हाथ में बच्चों को कभी ना छोड़ना चाहिए। शिक्षक को अक्षर ज्ञान चाहे थोड़ा हो पर उसमें चरित्र बल तो होना ही चाहिए। इस काम के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से स्वयं सेवकों की मांग की। उसमें उत्तर में गंगाधर राव देशपांडे ने बाबा साहेब सोमन और पुंडलिक को भेजा। बम्बई से अवंतिका बाई गोखले आई, दक्षिण से अवंती बाई आई। मैंने छोटे लाल सुरेंद्र नाथ तथा अपने लड़के देवदास को बुला लिया। इसी बीच महादेव देसाई और नरहरि पारिक मुझे मिल गए थे। महादेव देसाई की पत्नी दुर्गा बहन और नरहरि पारिक की पत्नी मणि बहन भी आई। मैंने कस्तूरबाई को भी बुला लिया था। शिक्षकों और शिक्षिकाओं का इतना संघ काफ़ी था। श्रीमती अवंतिका बाई और आनंदी बाई की गिनती तो शिक्षितों में हो सकती थी, पर मणि बहन पारिक और दुर्गा बहन देसाई को सिर्फ थोड़ी सी गुजराती आती थी। कस्तूरबाई की पढ़ाई तो नहीं के बराबर ही थी। ये बहनें हिंदी भाषी बच्चों को किस प्रकार पढ़ाती। तो ये प्रश्न आ गया कि शिक्षा ना होने के बावजूद ये किस प्रकार पढ़ाएं, भाषा का ज्ञान इन्हें नहीं था। चर्चा करके मैंने बहनों को समझाया कि उन्हें बच्चों को व्याकरण नहीं बल्कि रहन सहन और तौर तरीके सिखाना है। पढ़ना लिखना सिखाने की अपेक्षा उन्हें स्वच्छता के नियम सिखाने हैं। उन्हें यह भी बताया कि हिंदी गुजराती मराठी के बीच कोई भेद नहीं है और पहले दर्जे में तो सिर्फ अंक लिखना ही सिखाना होता है। तो इतना भी सीख जाएं तो भी काफ़ी होता है। तो इसीलिए भाषा के रोल को उन्होंने यहाँ मुख्य नहीं बताया, मुख्य बताया उन्होंने स्वच्छता का नियम। बच्चों को रहन सहन स्वच्छता आदि का ज्ञान हो तो वे आगे चलकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी का महत्व गांधी जी ने यहाँ बताया। अतएव उन्हें कोई कठिनाई होगी ही नहीं। परिणाम यह निकला कि बहनों की कक्षाएं बहुत अच्छी तरह चलीं। बहनों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने काम में भी रस आने लगा। अवंतिका बाई की पाठशाला आदर्श पाठशाला बन गई। उन्होंने अपने पाठशाला में प्राण फूंक दिए, मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह लगन लगा के बच्चों को शिक्षा दी और उन्हें रहन सहन आदि का ज्ञान दिया। तो बच्चे भी और उन्हें भी बहुत ही साथ में अच्छा लगने लगा। उनकी योग्यता भी काफ़ी थी। इन बहनों के द्वारा गांव के स्त्री समाज में भी हमारा प्रवेश हो सका था। पर मुझे पढ़ाई की व्यवस्था करके ही रुकना नहीं था। गांव में गंदगी की कोई सीमा नहीं थी। गलियों में कचरा, कुओं के आसपास कीचड़ और बदबू, आंगन इतने गंदे कि देखे ना जा सके। बड़ों को स्वच्छता की शिक्षा की ज़रूरत थी। चंपारण के लोग रोगों से पीड़ित देखे जा सकते थे क्योंकि कारण यह साफ बताया गया है, अस्वच्छता।
जितना हो सके उतना सफाई का काम करके लोगों के जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने की हमारी वृत्ति थी। तो यहाँ सिर्फ शिक्षा का लक्ष्य रख के गांधी जी नहीं चल रहे थे। उनका मुख्य लक्ष्य ये था कि वे स्वच्छता पे पहले बच्चों को सिखाएं, ताकि उनके माध्यम से वे परिवार के अन्य लोगों को भी शिक्षा के साथ स्वच्छता के महत्व को भी समझा सके। इस काम में डॉक्टरों की सहायता की ज़रूरत थी। अतएव मैंने गोखले की सोसाइटी से डॉक्टर देव की मांग की। उनके साथ मेरी स्नेह गांठ तो बंध ही चुकी थी। 6 महीनों के लिए उनकी सेवा का लाभ मिला। उनकी देखरेख में शिक्षकों और शिक्षिकाओं को काम करना था। तो डॉक्टर देव ने उनकी बहुत सहायता की और साथ में अपना काम छोड़ के उन्होंने 6 महीने तक सभी लोगों का साथ दिया। सबको यह समझा दिया गया था कि कोई भी नल्हों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों में ना पड़े, राजनीति को ना छुए, शिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दे, कोई अपने क्षेत्र से बाहर एक कदम भी ना रखे। चंपारण के इन साथियों का नियम पालन अद्भुत था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता कि जब किसी ने दी हुई सूचना का उल्लंघन किया हो। तो लोगों ने गांधी जी का बहुत अच्छे से साथ दिया, उनके दिए गए नियम का उन्होंने पालन किया और अच्छे से उनके बताए गए रास्ते पे वो लोग चले। यही कारण है कि उनकी आदर्श वृत्ति के कारण हम गांधी जी के माध्यम से उन लोगों के बारे में जान पा रहे हैं। तो चंपारण का ये आंदोलन बहुत ही सकारात्मक रूप से गांधी जी के और उन लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कारगर सिद्ध हुआ। तो ये कुछ उद्धरण थे जो गांधी जी की आत्मकथा से लिए गए थे। इसके बाद हम क्लास 8 की हमारा राजस्थान बुक को शुरू करेंगे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट राजस्थान की जीके को कवर करेंगे। धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब।